हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा तिवारी स्टडी मोटिवेशन। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ये आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग क्लास 11th का यूनिट 5 का चैप्टर 17 है। इसके पहले का जो चैप्टर था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसको हम लोगों ने अच्छे से कवर किया। तो आज के क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, स्पेशली ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। हम लोग अपनी वेरियस एक्टिविटीज या जो हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी परफॉर्म करते हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए, उस एक्टिविटी को करने के लिए हम लोग को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जो हम लोग की बॉडी है, हम लोग जो भी वर्क करते हैं, तो वर्क को करने के लिए हम लोग को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, and this energy is derived from the catabolism of various component of food। और ये जो एनर्जी हम लोगों को मिलता है, ये एनर्जी मिलता कैसे है एक्चुअली, तो ये एनर्जी हम लोगों को द कैटाबॉलिज्म ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है चीज़ों को तोड़ना, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है चीज़ों को जोड़ना। तो जो चीज़ों को तोड़ने और जोड़ने की प्रोसेस होती है एक्चुअली इनसाइड ऑफ द सेल्स, तो इसी प्रोसेस को ही हम लोग कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो जनरली किसी भी सेल्स एंड टिश्यूज को या किसी भी ह्यूमन बॉडीज को अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए होती है। और ये एनर्जी उनको मिलता कहाँ से है, कैटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ फूड। वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो होते हैं, उनके कैटाबॉलिज्म से एनर्जी हम लोगों को मिलती है। जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, एमिनो एसिड्स, ईटीसी। ओके, जो आपके फूड में वेरियस टाइप ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें कैटाबॉलिज्म प्रोसेस के बाद हम लोग को एनर्जी मिलती है और देन हम लोग अपनी किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चों, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कैटाबॉलिज्म प्रोसेस। इसीलिए हमने ये टर्म जो पहले लिखा हुआ है, ये आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके सेल्स को या आपकी बॉडीज को एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए होती है। और ये एनर्जी उनको मिलती कहाँ से एक्चुअली, तो ये एनर्जी उनको मिलती है कैटाबॉलिज्म प्रोसेस के बाद। जो आपका फूड मटेरियल है उसमें प्रेजेंट कंपोनेंट्स का कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है एंड देन आपको एनर्जी मिलती है। तो इस एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए ऑक्सीजन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो ऑक्सीजन चाहिए आपके किसी भी फूड मॉलिक्यूल्स के कैटाबॉलिज्म प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो वही देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कैटाबॉलिज्म प्रोसेस। कैटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है। एंड CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में आपका O2 सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कैटाबॉलिज्म प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। एंड जब ये कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है जिसमें एक CO2 जो होता है वो आपका मतलब बन जाता है, CO2 जो कि आपके लिए हार्मफुल होता है। तो CO2 आपका जो बन जाता है, तो इसको भी आपको जो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसको बाहर निकालने की जरूरत होती है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। आगे देखो क्या होता है बच्चों, देखो सेकेंड जो लिखा हुआ है वो क्या है, आई होप आप लोग समझ रहे हो। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कैटाबॉलिज्म प्रोसेस। कैटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड होता है। एंड CO2 इज रिलीज्ड। CO2 जो है रिलीज्ड होता है इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में CO2 जो है वो रिलीज्ड होता है। ओके, देखो ये आपकी एक सेल है, सेल में ग्लूकोज मतलब सेल्स, आपकी सेल्स को आप पता है जो ह्यूमन बॉडी है वो सेल्स से बनती है। सेल्स सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो फॉर्मेशन होती है या किसी भी जीव की जो उत्पत्ति होती है वो सेल से स्टार्ट होती है। इसीलिए बोला जाता है ना, कोशिका जीवन की इकाई है। इकाई का मतलब क्या होता है, सबसे फर्स्ट जो आता है। जैसे आप 1 2 3 पढ़ते हो, उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे पढ़ते हो ना, तो इसी प्रकार जो आपकी सेल्स है, इसको क्यों कहा गया है कि ये जीवन की इकाई है, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। ठीक है ना, मतलब फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है ऑफ द लाइफ, इसीलिए इसको कहते हैं ये कोशिका जीवन की इकाई है।
किसी भी जीव की उत्पत्ति में सबसे पहले जो आता है वो होता है कोशिका सेल। ओके, तो कोई भी एक्टिविटी जो परफॉर्म होती है वो सेल के अंदर ही होती है। तो सेल आपका बेसिकली ये एक सेल है। सेल में क्या है, ग्लूकोज जो कि उसको डाइजेस्टिव सिस्टम से मिलता है, यहाँ पे इसीलिए हमने डीएस लिखा हुआ है, एंड O2 जो कि उसको रिस्पायरेशन सिस्टम से मिलता है, एंड ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड होके, अब यही इनका जो कॉम्बिनेशन है बेटा, यही कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है। कैटाबॉलिज्म प्रोसेस का मतलब होता है किसी चीज का जुड़ना। अब यहाँ पे आप देख लो, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, एंड जब ये आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो ये बना लेते हैं एटीपी। और आपके सेल्स को सरवाइव करने के लिए या किसी भी लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए उसको एटीपी ही जरूरत होती है, क्योंकि वो जो एनर्जी यूज करते हैं अपने किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए वो एटीपी के रूप में ही करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे इनको एटीपी एक्चुअली आपके इनसाइड ऑफ द सेल्स ये जो प्रोसेस हो रही है कैटाबॉलिज्म की, तो इसमें एटीपी कैसे बन रही है, इंपॉर्टेंट चीज है। एटीपी बन रही है द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज विच इज कम्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम and the combination of oxygen which is comes from the respiration system. After the reaction we are obtained of ATP। हम लोग को क्या मिल जाता है, ATP। एंड ATP के मिलने के साथ साथ बेटा आपको एक हार्मफुल प्रोडक्ट भी मिलता है जिसे बोलते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो हार्मफुल प्रोडक्ट है CO2 है, जो कि हम लोग के लिए हार्मफुल है, तो इसको हमें अपने बॉडी से रिमूव करना होगा ना। तो ये जो आपका हार्मफुल प्रोडक्ट फाइंड आउट हुआ है CO2, ये रिस्पायरेशन के थ्रू क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है इन्वायरमेंट में। ओके, तो इतना डिटेल समझाने का रीजन ये है कि किसी भी लिविंग थिंग्स को कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी जो है उनको कैसे मिलती है, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस। और ये कैटाबॉलिज्म प्रोसेस किस पर होती है, जो आपके फूड में प्रेजेंट कंपोनेंट्स हैं। ओके, और ये जो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑक्सीजन चाहिए उसको कैटाबॉलिज्म प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, और ये ऑक्सीजन उसको मिलता है इन्वायरमेंट से, और इन्वायरमेंट एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू जब ऑक्सीजन आपके सेल्स के अंदर जाती है तो ग्लूकोज के साथ कंबाइंड होकर एटीपी बनाती है, जो कि आपके एनर्जी के लिए एटीपी के रूप में ही आप उसे यूज करते हो। एंड एक हार्मफुल प्रोडक्ट आपको मिलता है CO2, जो कि हम लोग क्या करते हैं, रिस्पायरेशन सिस्टम के थ्रू से बाहर निकाल देते हैं। तो स्पेशली हमने क्या देखा बेटा, इसमें क्या फोकस करने वाली चीज है कि हम देख रहे इसमें एक्सचेंज हो रहा है, गैसों का एक्सचेंजिंग प्रोसेस हम लोगों को देखने को मिल रही है। हमने ऑक्सीजन लिया इन्वायरमेंट से, एंड देन जो हार्मफुल CO2 मिला वो इन्वायरमेंट में रिमूव कर दिया। तो ये जो एक्सचेंज प्रोसेस है ना, ऑक्सीजन को लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना, इसी प्रोसेस को ही बोला जाता है क्या बच्चों, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ओके, तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज क्या होता है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग पूरा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो ये तो था क्या कहते हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट टर्म है। ओके, नेक्स्ट है बच्चा, द बॉडी रिक्वायर्स ए कॉन्टिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ गैसेज। बॉडी को हमेशा रिक्वायर्स रहता है कॉन्टिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के थ्रू, जो अभी हमने आपको समझाया। ओके, कहने का मतलब द बॉडी रिक्वायर्स ए कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ गैसेज। बॉडी को जो है अपने किसी भी ह्यूमन बॉडी को कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ गैसेज की रिक्वायरमेंट होती है। एंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के द्वारा इज टेकन इनसाइड एंड CO2 रिमूव इज टेकन आउट ना। एटमॉस्फेयर के थ्रू ऑक्सीजन को इनसाइड ले रहा है, इनसाइड ऑफ द सेल्स, एंड जब इनसाइड ऑफ द सेल्स ऑक्सीजन आ जाता है वो ग्लूकोज के साथ कंबाइंड होकर एटीपी बना लेता है, और आपके सेल्स को एटीपी ही चाहिए एनर्जी के लिए। तो जब उसको एटीपी मिल जाता है तो CO2 भी एक हार्मफुल प्रोडक्ट मिलता है। तो CO2 को जो है इनसाइड से आउटसाइड इन्वायरमेंट में जो रिमूव करने की प्रोसेस है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन। इसी को ही कहते हैं बच्चा ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन की प्रोसेस। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। द बॉडी रिक्वायर्स ए कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर
ह्यूमन बॉडी को हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, प्रोसेस की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इज टेकन इनसाइड का मतलब आपके लंग्स के अंदर, टेकन इनसाइड का मतलब आपके बॉडी के अंदर, कहाँ, लंग्स में। एंड CO2 रिमूव इज टेकन आउटसाइड, और CO2 जो है वो रिमूव होता है कहाँ, टेकन outside, and this entire process of the exchange of gases is called breathing और respiration। इस entire process को ही क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जो एंटायर प्रोसेस है उसी को ही कहा जाता है बेटा ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि जो लिविंग थिंग्स हमारे पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो उनमें जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है, वो क्या है, ठीक है, तो देख लेते हैं। तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, एंड यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ऑर्गेनिजम्स नेम। ये हमारे ऑर्गेनिजम्स नेम है, जीवों के नाम है कि जो जीव है इनमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स का क्या नाम है, कौन से, जैसे कि हम लोग में रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स लंग्स हैं, तो उन लोग में रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स का क्या नाम है, तो देखते हैं। सबसे पहले बात करें जनरल बॉडी सरफेस, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें रिस्पायरेशन की प्रोसेस उनके जनरल बॉडी सरफेस से कंप्लीट होती है, वो अपना रिस्पायरेशन, वो अपना श्वसन जो है जनरल बॉडी सरफेस से करते हैं। तो वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पंजेस हैं, सिलेंट्रेट्स हैं एंड फ्लैटवर्म्स हैं। ये तीन ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ये तीन जीव जो हैं, अपना श्वसन जो है वो जनरल बॉडी सरफेस, अपने बॉडी के सरफेस एरिया से करते हैं। उनमें श्वसन करने के लिए लंग्स नहीं होता है, उनमें श्वसन करने के लिए क्या होता है, जनरल बॉडी सरफेस, वो अपने जनरल बॉडी सरफेस से क्या करते हैं, सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं। श्वसन में दोनों आ जाएगा, क्या, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ओके, नेक्स्ट है मॉइस्ट क्यूटिकल स्किन, क्यूटिकल स्किन के थ्रू जो है रिस्पायरेशन कौन करते हैं, अर्थवर्म और फ्रॉग। इंपॉर्टेंट है, आप वर्ड टू वर्ड अच्छे से नोट्स करोगे सारे बच्चे, ठीक है। जो अर्थवर्म और फ्रॉग होते हैं, जो अर्थवर्म मतलब कि केचुआ जिसमें आता है, तो अर्थवर्म एंड फ्रॉग्स में जो रिस्पायरेशन होता है वो क्यूटिकल स्किन के थ्रू होता है, ठीक। तो क्यूटिकल स्किन का एग्जांपल में कौन कौन से आपके, अर्थवर्म एंड फ्रॉग। एंड सेकेंड जनरल बॉडी सरफेस में कौन आते हैं आपके, स्पंजेस, सिलेंट्रेट एंड फ्लैटवर्म्स। ओके, नेक्स्ट है गिल्स, गिल्स के थ्रू कौन से ऑर्गेनिजम्स रिस्पायरेशन करते हैं, तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडास, एक्वेटिक का मतलब होता है जल में रहने वाले जीव, तो जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडास है एंड मॉलस्क एंड फिशेज, और जो मॉलस्क एंड फिशेज है इन सब में गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन होता है। ओके, नेक्स्ट आता है ट्रैकियल ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू किसमें होता है, इंसेक्ट में, तो जो इंसेक्ट है इनका रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स का नाम है ट्रैकियल ट्यूब। ओके, एंड लंग्स, लंग्स में आपके रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, तो जो लंग्स के थ्रू करते हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड है, सबसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स जो है वो लंग्स हैं, तो लंग्स के थ्रू किसमें होता है बच्चों, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में एंड मैमल्स में। ओके, तो ये तो था रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में जो प्रेजेंट है। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं कि जनरल बॉडी सरफेस से किसमें होता है, स्पंजेस, सिलेंट्रेट एंड फ्लैटवर्म में। मॉइस्ट क्यूटिकल स्किन के किसमें होता है, अर्थवर्म एंड फ्रॉग में। गिल्स के थ्रू किसमें होता है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडास, मॉलस्क एंड फिशेज में। ट्रैकिया ट्यूब किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट्स में। एंड लंग्स के थ्रू किसमें होता है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में। ओके, तो ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द एक्सचेंज, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, तो इसमें हमने क्या देखा बच्चा, स्पेशली हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी ह्यूमन बॉडी को कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी उनको मिलता है जो उनके फूड मॉलिक्यूल्स में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उनमें कैटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू।
ओके। एंड ये कैटाबॉलिस प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर उनको चाहिए ऑक्सीजन, जो कि उनको इन्वायरमेंट से मिलता है। वो ऑक्सीजन को गेन करते हैं एंड देन इनसाइड ऑफ दिस सेल्स वो एटीपी एनर्जी बना लेते हैं एंड एक हार्मफुल प्रोडक्ट भी बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इस हार्मफुल प्रोडक्ट को वो रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो ये सारी प्रोसेस जो है मिला जुला के यही कहलाती है क्या, आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग आगे अनदर टॉपिक में प्रोसीड करेंगे। आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, हाँ तो बच्चों हम लोग अपना क्या टॉपिक कवर कर रहे थे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इस प्रोसेस में हम लोगों ने स्पेशली क्या देखा कि इसमें जो आपकी बॉडीज में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं इनसाइड ऑफ द सेल्स, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए आपके इनसाइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं जो कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम्स में सबसे पहला आपका आता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स क्या होता है, बेसिकली ये आपका सबसे बाहर की तरफ जो प्रेजेंट ये नोज है, जो नाक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। तो इसमें सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स आएगा एंड देन नेजल कैविटी। ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स आपकी अंदर की तरफ ओपनिंग हुई है एक कैविटी के थ्रू, उसको हम लोग बोलते हैं नेजल कैविटी। एंड देन नेजल कैविटी के बाद आता है आपका फेरिंग्स। ओके, एक सेकेंड बच्चे आ रहे हैं। ओके, सही बन रहा है। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा बेटा कि आपका जो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम्स है, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम्स में सबसे पहले जो बाहर की तरफ आपका ऑर्गन्स है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। और इस एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स का आपके अंदर की तरफ जो ओपनिंग है एक कैविटी के थ्रू, उस कैविटी को बोलते हैं नेजल कैविटी। एंड ये नेजल कैविटी आपके अंदर जो है जिस कैविटी में ओपन होता है उसे बोलते हैं फेरिंग्स। ओके, अब यहाँ पे जो फेरिंग्स वर्ड है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो फेरिंग्स वाली कैविटी है यहाँ पे आपका नोज की भी ओपनिंग होती है एंड आपकी जो ओरल कैविटी है, बक्कल कैविटी है, उसकी भी ओपनिंग उसी कैविटी में होती है। तो ये जो आपका फेरिंग्स वाला पार्ट है इसीलिए इसको कहा जाता है इट इज द कॉमन पैसेज ऑफ द फूड एंड एयर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका फूड वाला जो पार्ट है जहाँ से आप फूड को एंटर करवाते हो, आपकी जो ओरल कैविटी जिसको हम लोग बक्कल कैविटी भी कहते हैं, उसकी भी ओपनिंग उसी कैविटी में है। एंड आपकी जो नोज वाली कैविटी है नेजल कैविटी, इसकी भी ओपनिंग आपकी उस कैविटी में है। तो ये जो कैविटी ये दोनों पैसेज का मेन मतलब रास्ता बन जाता है ना, तो इसीलिए इसको बोला जाता है इट इज ए कॉमन पैसेज ऑफ द फूड एंड एयर, क्योंकि वहां से आपका फूड भी इंटर करता है एंड आपका एयर भी इंटर करता है। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने लिखा हुआ फेरिंग्स को क्या है बेटा, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर के लिए। एंड बक्कल कैविटी प्लस नेजल कैविटी, अगर पूछा जाए कि फेरिंग्स आपका कैसे बन रहा है, तो ये बक्कल कैविटी, बक्कल या ओरल कैविटी बात एक ही होता है बच्चों। तो बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी के कॉम्बिनेशन से आपका बनता है फेरिंग्स। सो इट इज ए कॉल्ड कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, इसलिए इसको कहा जाता है इट इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ओके, नेक्स्ट आपका फेरिंग्स के बाद जो आपकी लैरिंग्स का पार्ट आता है, फेरिंग्स के बाद जो आपकी अब ट्यूब है उसको हम लोग बोलेंगे लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स वाले पार्ट से ही जो भी आपके द्वारा साउंड निकलता है, वॉइस निकलता है, उसका रीजन है कि आपके अंदर लैरिंग्स प्रेजेंट है। लैरिंग्स की वजह से ही वॉइस जो है वो वॉइस का प्रोडक्शन होता है, इसलिए लैरिंग्स को कहा जाता है वॉइस बॉक्स या वॉइस प्रोडक्शन ऑर्गन्स भी कहते हैं इसे। ओके, एक सेकेंड बच्चों हम आ रहे हैं, बस 1 सेकेंड, सही बन रहा है। ओके, तो हमने क्या देखा बच्चों की जो लैरिंग्स है अपना, लैरिंग्स जहां से साउंड का प्रोडक्शन होता है इसीलिए उसको वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है।
ओके। एंड लैरिंग्स के बाद देन आपका ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया जो है लैरिंग्स के बाद ही आपका जो मस्कुलर ट्यूब है बेटा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो आपका बन गया ओसोफेगस, जिसको हम लोगों ने डाइजेशन सिस्टम में अच्छे से पढ़ा था। ओसोफेगस को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली फूड पाइप भी कहते हैं। एंड देन एक और पाइप में डिवाइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया को बोला जाता है वाइंड पाइप। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपकी एयर इंटर करती है लंग्स में, ठीक है। तो ये जो आपका क्या कहते हैं साउंड बॉक्स है या जहाँ से आपकी वॉइस का प्रोडक्शन होता है, यहाँ से ही टू पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं जो आपका मस्कुलर लाइक ट्यूब है। और जो ये मस्कुलर लाइक ट्यूब जो कि टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक को बोलेंगे ओसोफेगस, जहाँ से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्टेड होता है, जो जहाँ से आपका फूड जो है स्टमक के पास जाता है। एंड एक जो आपका मस्कुलर लाइक ट्यूब डिवाइड हो रहा है उसको बोलेंगे क्या हम लोग, ट्रैकिया, जहाँ से आपकी एयर अंदर जाती है कहाँ, लंग्स में। तो ट्रैकिया को इसीलिए बोला जाता है क्या, वाइंड पाइप। ओके। एंड ट्रैकिया के बाद इंटर करेगा ब्रोंकियाई में। ब्रोंकियाई के बाद आपके लंग्स में जाएंगे। लंग्स में प्रेजेंट होते हैं एल्बुलाई। एल्बुलाई में ही लास्ट मतलब स्टेज है जहाँ पे आपके एयर्स जाके स्टोर होते हैं एल्बुलाई में। एंड एल्बुलाई के थ्रू वो जाते हैं हार्ट में, हार्ट में जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो हम लोगों ने क्या देखा बेटा, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम्स में स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। तो हमने क्या देखा बेटा, फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स आया, जो कि देख ही रहे हो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। इसकी ओपनिंग जिस कैविटी में होती है उसको हम लोग बोलते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद एक कैविटी ऐसी आती है कि जहाँ पे आपकी ओरल कैविटी की भी ओपनिंग है और आपकी नेजल कैविटी की भी ओपनिंग है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा फेरिंग्स। फेरिंग्स को बोला जाता है इसीलिए इट इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। क्यों? क्योंकि फेरिंग्स बनता है आपका ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी के कॉम्बिनेशन से। ये देखो हमने लिखा हुआ है अच्छे से, फेरिंग्स, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ओके। नेक्स्ट अब आपका आता है लैरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आपकी जो ट्यूब प्रेजेंट है उसको बोलेंगे लैरिंग्स। और लैरिंग्स जो होता है इंपॉर्टेंट चीज है, लैरिंग्स की वजह से ही साउंड का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। ओके। एंड देन लैरिंग्स के बाद आपका क्या आ जाता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम लोग बोलते हैं वाइंड पाइप। एंड ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद लंग्स, लंग्स के बाद आपके एल्बुलाई एंड हार्ट। लास्ट में आपका क्या है, हार्ट। क्यों? क्योंकि हार्ट ही पंप करते हैं जो कि आपके ब्लड्स को, और ब्लड्स जो है सारे कंपोनेंट्स को आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स के पास उसे पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, अब इस चैप्टर में आगे प्रोसीड करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड अच्छे से कवर करेंगे, तभी आप आगे इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, एक सेकंड में आ रहे हैं हम। ओके। हम बार बार इसलिए जा रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि सही लेक्चर्स वीडियोस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ओके। तो देखो ये तो हमने कवर कर लिया क्या, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम्स में स्टेप वाइज कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए पहले थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम्स का उसको पढ़ लेते हैं, ठीक। देन हम लोग इस चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे। ओके बच्चा, देखो जो सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम्स। अब आपके सेल्स एंड टिश्यूज को हमने अभी इसके पहले देखा कि हमारे सेल्स एंड टिश्यूज को एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी एटीपी के रूप में लेते हैं। एंड एटीपी वो बनती कैसी है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। तो ग्लूकोज तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम से मिल रहा है, ऑक्सीजन उसको रिस्पायरेशन सिस्टम से मिल रहा है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है रिस्पायरेशन सिस्टम से मिल रहा है वो खुद तो उसके पास उड़ के चले नहीं आ रहे हैं, तो ये जो उनको इनसाइड ऑफ दिस सेल्स पहुंच रहे हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ये ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंचते हैं। ओके। ब्लड का काम ही होता है चीजों को, आपके शरीर के अंदर चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोना, कैरी करना। तो इनमें हेल्प कौन कर रहा है, ब्लड वेसल्स। तो हमको ब्लड वेसल्स के बारे में पहले जानना पड़ेगा ना, तो ब्लड वेसल्स क्या है बेसिकली।
एंड ब्लड वेसल्स भी वो क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स अपने आप काम नहीं करते, इनको पुश करना पड़ता है, इनको पंप करना पड़ता है। तो पंप करने का काम कौन करता है, हार्ट करता है। तो हम लोग हार्ट के बारे में भी जानना जरूरी है ना। तो अब हम लोग बेसिकली ये जानेंगे सबसे पहले जो सर्कुलेटरी सिस्टम्स है इसके जो कंपोनेंट है वो मेनली दो है, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ओके, तो देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली दो आपके ऑर्गन्स होते हैं बेटा, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। और ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, अब ये क्या है, ब्लड वेसल्स क्या है, व्हाट इज ब्लड वेसल्स ना। तो देखो नाम से पता चलता है, ब्लड वेसल्स, ब्लड का मतलब खून, वेसल्स का मतलब होता है कि जिस ट्यूब में ब्लड फ्लो हो रही है। अब ब्लड वैसे तो आपकी पूरी बॉडी में तो फैली नहीं है फ्री रूप में, वो भी क्या होती है, एक मतलब पाइप के थ्रू, एक आपके क्या कहते हैं वेसल्स के थ्रू जो है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स के पास चीजों को पहुंचाती है। तो वो जो वेसल्स होती हैं, ठीक है ना, उसी को ही बोलते हैं ब्लड वेसल्स। वेसल्स का मतलब वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें से ब्लड बह रहा है। तो ब्लड जिस रास्ते से बह रहा है, जिस वेसल्स से बह रहा है, तो इसलिए उसको कहते हैं ब्लड वेसल्स। तो इन ब्लड वेसल्स को उनके लोकेशन एंड पोजीशन के बेस पे उनको डिवाइड किया गया है मेनली 3 पार्ट में, ठीक है ना। तो देखते हैं बच्चों आगे। हमने क्या देखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली दो कंपोनेंट, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ओके, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आप लोग देखो तभी आप सारे चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर सकते हो ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ठीक है ना। तो देखो हार्ट एंड ब्लड वेसल्स ये दोनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम्स में, ठीक है ना। अब बेसिकली ये ब्लड वेसल्स जो है मेनली 3 पार्ट में डिवाइड है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। ब्लड वेसल्स जो है वो मेनली 3 होती हैं, कौन कौन सी है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। ओके, अब ये आर्टरी क्या होता है, वेन क्या होता है, कैपिलरी क्या होता है, इनका काम क्या होता है बेसिकली। आर्टरी की बात करें तो ये हमेशा, हमने क्या बताया कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम्स है, सर्कुलेटरी का मतलब चीजों को सर्कुलेट करने वाले, आपके सेल्स एंड टिश्यूज तक पहुंचाने वाले जो होते हैं, उसमें मेनली दो ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। और ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं मेनली 3 होते हैं, कौन कौन से आपके, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। अब देखो आर्टरी का क्या काम होता है, आर्टरी का काम होता है कि वो आपके हार्ट से ब्लड को दूर ले जाना, अवे फ्रॉम द हार्ट। ए से आर्टरी होता है, ए से अवे फ्रॉम द हार्ट, कहने का मतलब आपके हार्ट से ब्लड को दूर ले जाना, अवे का मतलब होता है ना दूर ले जाना। तो इनका काम होता है कि ब्लड्स को हार्ट से दूर ले जाना, जो आपकी आर्टरी होती है, ठीक है ना। ए से आर्टरी, ए से अवे, और वी से वेन होता है, वी से वापस, मतलब आपके हार्ट के पास ब्लड को वापस ले आना। दो टर्म इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो क्या है, एक ऐसी ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड्स को हार्ट से दूर ले जाएंगी ना, और एक ऐसी ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को हार्ट के पास ले आएंगी। तो जो हार्ट के पास जो ब्लड को लाती हैं उनको बोलते हैं बेटा वेन्स, और जो हार्ट से दूर ले जाती हैं ब्लड्स को उनको बोलते हैं आर्टरी, ठीक। और कैपिलरी का क्या काम होता है अभी आगे हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो वही हमने लिखा है, आर्टरी क्या है, देखो आर्टरी हमने जो अभी आपको समझाया वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्टरी कैरी ऑफ ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, सो here always oxygenated bloods flow and these are not able to exchange of anything of cells and tissues। वही हमने लिखा बेटा जो आपको हमने अभी समझाया, ओके। तो हमने अभी आपको क्या समझाया कि जो आर्टरी होता है, आर्टरी की ब्लड वेसल्स का काम ही होता है कि ये ब्लड्स को हार्ट से दूर ले जाएंगी। तो वही लिखा, आर्टरी कैरी योर ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती हैं। तो यहाँ पे हमेशा, सो हियर ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो, और यहाँ पे हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही बहती हैं। क्यों, क्योंकि अब वो हार्ट से ब्लड को जब दूर ले जाएंगे, दूर ले जाने का मतलब वो सेल्स एंड टिश्यूज के पास ले जा रही हैं। तो सेल्स एंड टिश्यूज के पास जो ले जाएंगे तो वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो ले जाएंगी ना, सेल्स एंड टिश्यूज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देंगी, एंड जब हार्ट के पास ले आएंगी तो इसका मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं, ताकि वो हार्ट जो है लंग्स के पास मतलब वो पुश करे और लंग्स उसको क्या करे, बाहर निकाल दे। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड होते हैं, अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पे देखो क्या हमने बताया कि आर्टरी जो है carry your blood away from the heart, so here always oxygenated blood flow and these are not able to exchange of anything of cells and tissues, ठीक है। अभी हम लोग ये टर्म क्लियर करेंगे। वेन क्या है, कैरी योर ब्लड रिटर्न इन हार्ट,
ये क्या करता है, ब्लड को कैरी करता है, रिटर्न इन हार्ट, हार्ट में मतलब वापस ले आता है। सो हियर ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज, तो यहाँ पे हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही बहती है, ठीक है। अब देखो ये जो कैपिलरी है, ओनली दिस इज एबल टू एक्सचेंज ऑफ थिंग्स, थिंग्स में क्या आते हैं आपके, स्पेशली गैसेज आते हैं, ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, सेल्स एंड टिश्यूज को स्पेशली क्या करते हैं, चीजों को एक्सचेंज करने का काम करती है कैपिलरी, ठीक। अभी तक देखो हमने क्या पढ़ा, अभी तक बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो हमारी ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, मेनली 3 है, कौन कौन सी है, आर्टरी है, वेन है एंड कैपिलरी है, ठीक है ना। आर्टरी में हमेशा, ध्यान कर लो, आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही बहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब नाम से पता चले, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक। तो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, और ये ऑक्सीजन रिच ब्लड बहते कहाँ पे है, आर्टरी में, ठीक है ना। अब आर्टरी में क्यों बहती है, क्योंकि ये अवे फ्रॉम द हार्ट, हमेशा ब्लड को कैरी करता है हार्ट से दूर, तो हार्ट से दूर जो है वो सेल्स एंड टिश्यूज के पास ही तो ले जाएगा, तो सेल एंड टिश्यूज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो चाहिए नहीं उसको, तो सेल्स एंड टिश्यूज के पास जो ब्लड जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आर्टरी ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है, ठीक। और ये ध्यान देना कि आर्टरी ब्लड वेसल्स जो है हमेशा जो है ये एक पैसेज प्रोवाइड करती है, पैसेज का मतलब रास्ता प्रोवाइड कर रही है सेल्स एंड टिश्यूज तक ब्लड को पहुंचाने के लिए, लेकिन स्पेशली सेल्स एंड टिश्यूज को ब्लड देता कौन है, यही आर्टरी जो है, फिर मतलब छोटी छोटी वेसल्स में डिवाइड हो जाती है, जो आर्टरी है उसको अब सेल्स एंड टिश्यूज को देना है, और आर्टरी जो होती है वो शेप एंड साइज में मोटी होती है, सेल्स और टिश्यूज जो होते हैं वो छोटे छोटे सेल्स एंड टिश्यूज से सारे ऑर्गन्स बने होते हैं, तो उन सेल्स एंड टिश्यूज को ट्रांसफर करने का काम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरी करती है, ठीक है ना। तो कैपिलरी इट इज अ सब डिवीजन पार्ट ऑफ द आर्टरी, और कुछ नहीं है, कैपिलरी क्या है, ये एक सब डिवीजन पार्ट होता है आपकी आर्टरी का, ठीक है। एंड वेन्स ब्लड वेसल्स जो होती हैं, आपको पता है अभी इसके पहले जो हमने रिएक्शन करवाया, क्या करवाया यहाँ पे देखो बता रहे हैं, ये मान लो हमारी सेल है, ठीक है, सेल में हमारा ग्लूकोज आ गया प्लस ऑक्सीजन आ गया, एंड बन गया क्या, एटीपी, एंड एक चीज और बन गया क्या, CO2। अब CO2 को हमें बाहर निकालना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारे सेल्स एंड टिश्यूज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब मिला, O2 रिच ब्लड जब इसको मिला तो इसने बना लिया ATP, एंड CO2 रिच भी ब्लड इसको मिल गया, तो यही CO2 रिच ब्लड जो है फिर से वेन के थ्रू आपके हार्ट के पास पहुंचती हैं, ठीक। तो ये तो था मेनली आपके क्या, ब्लड वेसल्स के बारे में। अब हम लोग थोड़ा हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, यहाँ पे आपका सारा टर्म क्लियर हो जाएगा, ठीक। देखो हार्ट का जो स्ट्रक्चर बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो हार्ट में मेनली 4 चैम्बर होते हैं ना, सारे बच्चों को पता है हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, यहाँ पे देखो है ये, ठीक है, ये देखो हमने अच्छे से बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, इस प्रोसेस को आप लोग अच्छे से समझो, ठीक है। देखो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, कौन कौन से, 2 एट्रिया होता है और 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है ना, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। अब इसमें क्या, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना। हार्ट के मेनली 4 चैम्बर, अभी तक हमने क्या देखा, कुछ नहीं, हार्ट के मेनली 4 चैम्बर, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल, ठीक। अब ये जो 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल है, इसमें भी ये क्या है आपका, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना। ये चारों चैम्बर के नाम है हार्ट के। फिर लेफ्ट एट्रिया में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ध्यान देना, लेफ्ट एट्रिया में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया में आता कहाँ से है, आपके लंग्स से, ये आपका लंग्स है, ठीक। लंग्स से आपका O2 रिच एयर जो है एंटर हुआ किसमें, लेफ्ट एट्रिया में। अब इस लेफ्ट एट्रिया ने पुश किया, हार्ट का पार्ट है ना, तो हार्ट का काम ही होता है चीजों को पुश करना, पंप करना। अब लेफ्ट एट्रिया में आपके लंग्स के थ्रू एयर जो है ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन जो है वो अंदर आई लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया ने पुश किया। अब ये जब पुश किया तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपका बेटा देखो कहाँ पहुंच गया, आर्टरी में, ये देख रहे हो आर्टरी में पहुंच गया, ठीक।
अब यही आर्टरी देख ऑक्सीजन को ले जा रहा है, ले जा रहा है, ले जा रहा है। आर्टरी का ही जो लॉन्ग डिस्टेंस पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्या, एरोटा। आर्टरी आर्टरी अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रहा है, फिर उसके बाद ये एरोटा जो लिखा है ये लॉन्ग पार्ट होता है। आर्टरी के लॉन्ग पार्ट को हम लोग एरोटा बोलते हैं, ठीक, कंफ्यूजन मत होना। आर्टरी का लॉन्ग जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोटा। अब ये एरोटा जो है जा रही, अब यहाँ पे इसको सेल्स एंड टिश्यूज मिल गए। ये आपके जो है ये क्या है, सेल्स एंड टिश्यूज हैं। अब इन सेल्स एंड टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन चाहिए ना, तभी तो आपका सेल्स, ये आपका सेल है। अब ऑक्सीजन चाहिए आपको सेल को, तभी तो बनाएगा एटीपी, तभी तो एनर्जी मिलेगी, तभी तो कोई काम करेगा। तो जब सेल को ऑक्सीजन चाहिए, तो सेल को ऑक्सीजन चाहने के लिए ये जो आर्टरी है आपकी, एरोटा है, सब डिवीजन में डिवाइड हो जाता है, मतलब फिर से वो ट्यूब में डिवाइड हो जाती है। तो उसे बोलते हैं बेटा कैपिलरी। उसे क्या बोलेंगे, कैपिलरी। हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन को ढोने का काम तो कर रहा है आर्टरी एंड एरोटा। ऑक्सीजन को ढोने का काम कौन कर रहा है, आर्टरी एंड एरोटा। लेकिन सेल्स एंड टिश्यूज को ट्रांसफर करने का काम कौन करते हैं, आर्टरी एंड एरोटा फिर से छोटी छोटी शाखाओं में टूट जाती हैं, जिसे बोलते हैं कैपिलरी। तो कैपिलरी जो है बेसिकली आपके सेल्स एंड टिश्यूज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया, ठीक। और जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिल गया तो इसने बना लिया क्या, एटीपी बना लिया सेल ने, एंड एक CO2 भी बना दिया। अब CO2 जो कि हार्मफुल है, इसको भी तो बाहर निकालना है। तो अब क्या होता है बेटा कि यही आपकी जो कैपिलरी है ये वेन्स में चेंज हो जाती है। आई होप आप समझ रहे हो सब कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेल्स एंड टिश्यूज को ऑक्सीजन मिल गए। अब सेल्स एंड टिश्यूज हैप्पी हो गए क्योंकि उनको ऑक्सीजन चाहिए था, बेसिकली ऑक्सीजन उनको मिल गया, उन्होंने फटाफट एटीपी बना लिया, एनर्जी बना लिया, काम कर लिया अपना, फिर एक CO2 भी बना दिया। CO2 को अब क्या करना है, हार्ट के पास ले जाना है। तो अब CO2 को जो हार्ट के पास ले जाती हैं ब्लड वेसल्स, उन्हें बोलते हैं वेन्स। यहाँ पे देखो हमने लिखा है ना वेन्स। अब यहाँ पे देखो लिखा है ना CO2, तो ये CO2 रिच ब्लड है। तो CO2 को वेन्स वापस ले जा रही है। वेन्स का जो बड़ा वाला पार्ट है उसको वेना कावा, जैसे आर्टरी का जो बड़ा वाला पार्ट है उसको एरोटा, वैसे वेन्स का जो बड़ा वाला लॉन्ग डिस्टेंस पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्या, वेना कावा। अब ये वेना कावा जो है जाएगी कहाँ, हार्ट के पास। हार्ट का किसके पास, वो भी राइट एट्रिया में पहले जाएगी, फिर राइट एट्रिया से जाएगी राइट वेंट्रिकल में, एंड राइट एट्रिया पुश करेगी CO2 रिच ब्लड को, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। राइट वेंट्रिकल से फिर ये किस में चली जाएंगे, लंग्स में। यहाँ पे लिख देना CO2, ये चले जाएंगे लंग्स में, और लंग्स के थ्रू आपके CO2 जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक टर्म और लिखा है, ये जो नीचे से जाती है उसको एंटीरियर वेना कावा बोला जाता है। हार्ट में जो नीचे से ब्लड वेसल से जाती हैं, हार्ट के मतलब कि वेंट्रिकल वाले पार्ट में जो जाके ओपन होती है उसको बोलते हैं एंटीरियर वेना कावा। जो ऊपर वाले पार्ट में एट्रिया में आके ओपन होती है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, ठीक। तो यही इसमें भी हो जाएगा क्या, सुपीरियर एट्रिया एंड इंफीरियर क्या एट्रिया, सॉरी वेंट्रिकल, ठीक है ना। तो ये तो था बेटा बेसिकली आपका हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में एंड ब्लड वेसल्स के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली 2 पार्ट, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट की बात करें तो हार्ट में मेनली 4 चेम्बर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए यहाँ पे हमने लिखा लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, इसको दिमाग में सेट कर लो। पूछते हैं सब लोग कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के किस पार्ट में होता है, तो वो लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के पार्ट में होता है, ठीक है ना। अब इसमें जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट में स्टोर हो गया है लंग्स से आके, अब इसको बॉडी के डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज को हमें देना है। तो बॉडी के डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज को देने का काम जो ब्लड वेसल्स करती है बेटा उसको बोलते हैं क्या, आर्टरी। अब आर्टरी जो है इसको ऑक्सीजन को ढो रही है, तो आर्टरी का जो लॉन्ग डिस्टेंस पार्ट हो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोटा। अब यही एरोटा जो है आपका आता है किसके, सेल्स एंड टिश्यूज के पास। अब सेल्स एंड टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी बनाने के लिए, एटीपी बनाने के लिए, तो वो जो आपकी आर्टरी एंड एरोटा है फिर से छोटी छोटी शाखाओं में या वेसल्स में टूट जाती है, जिसे हम लोग कैपिलरी बोलते हैं। अब यही कैपिलरी जो है उसको सेल्स एंड टिश्यूज को ऑक्सीजन दे देती है, एंड जैसे ही आपके सेल्स एंड टिश्यूज को ऑक्सीजन मिल जाता है वो एटीपी फटाफट बना के CO2 जो है दे देते हैं किसको, आपके ब्लड वेसल्स को। तो अब
अब जो ब्लड वेसल्स है जो कि CO2 रिच हो गया है तो उसको बोलते हैं वेन्स। अब वेन्स जो है, वेन्स के बड़े वाले लॉन्ग डिस्टेंस पार्ट को बोल देते हैं वेना कावा। एंड ये वेना कावा जो है आपका इंफीरियर वेना कावा होता है एंड क्या कहते हैं सुपीरियर वेना कावा होता है। ये वेना कावा जाके आपका ओपन किस में होता है बेटा, सबसे पहले राइट एट्रिया में, फिर राइट एट्रिया उसको पुश करके किस में कर देते हैं, राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल में जब जाता है तो ये आपका लंग्स, फिर लंग्स के थ्रू जो है CO2 वो आपके इन्वायरमेंट में रिमूव हो जाता है। ठीक, तो आई होप आपको ये जो हमने समझाया बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे इस चैप्टर में। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से नोट्स बनाओ एंड अगर आपको हमारे लेक्चर्स ना समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। एंड आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, हम जो इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आई मीन जो भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग उसके लिए मतलब हमारे मोटिवेशन के लिए ही सही आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो एंड जो भी आपको सही या गलत लगे आप कमेंट्स भी करो। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।